नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 पर खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। देश में कृषि सुधार के लिए दो महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा से पारित हो गए हैं। ये है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 और दूसरा विधेयक है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषक सेवा पर करार विधेयक 2020। सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि आज मंडी में समर्थन मूल्य पर खरीद होती है, उसका समय तय होता है। 1 महीना या 20 दिन समर्थन मूल्य पर खरीद हो गई, उसके बाद किसान की गारंटी कौन लेता है? उसके बाद भी तो उसका उत्पादन बचा रहता है, उसको वो मंडी में आकर बेचता है। जब हमने ये बात कही है कि एमएसपी पर खरीद होती रहेगी, तो किसी मंडी वाले व्यक्ति को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज जिस व्यापार और वाणिज्य विधेयक को हम लेकर आ रहे हैं, यह किसान को बांधने वाला विधेयक नहीं है, यह किसान को स्वतंत्रता देने वाला विधेयक है। इस विधेयक में इस बात का प्रावधान है कि करार करते समय भूमि से संबंधित कोई भी करार नहीं होगा। अगर किसी ने भी भूमि से संबंधित कोई भी लिखा पढ़ी करी तो ये कानून का उल्लंघन ही माना जाएगा। ये विधेयक में प्रावधान नहीं है। दूसरा, अगर किसान की जमीन पर करार करता उसके साथ मिलकर काम कर रहा है और कोई फसल ऐसी है कि उस फसल के लिए उसको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, दोनों की रजामंदी से इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन सकता है, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसान का ही स्वामित्व होगा, करारकर्ता का कोई स्वामित्व नहीं होगा। जिस दिन करार खत्म होगा उस दिन करारकर्ता या तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उखाड़ कर ले जाएगा, और अगर वो उखाड़ेगा नहीं तो किसान ही उसकी भूमि का मालिक है, वो उस अधोसंरचना का भी मालिक हो जाएगा। जहां तक किसान और करारकर्ता के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो हमने ये व्यवस्था की है कि वो विवाद एसडीएम के पास जाएगा। एसडीएम दोनों पक्षों से कहेगा कि आप एक पंच या दो पंच नियुक्त कर लो। किसान के भी 2 प्रतिनिधि होंगे, व्यापारी के भी 2 प्रतिनिधि होंगे, और एसडीएम कहेगा कि आप लोग इसमें सुलह करके आओ। अगर ये पंचायत सुलह कर लेती है तो ठीक है, और अगर सुलह नहीं करती तो किसान एसडीएम के पास जाएगा और एसडीएम 30 दिन के अंदर उसका अनिवार्य रूप से फैसला देगा। ये प्रावधान हमने इसमें किया है। और साथ ही साथ ये भी प्रावधान किया है कि करारकर्ता और किसान के बीच में जो करार है उसमें अगर कोई विवाद खड़ा होता है तो विवाद के विरुद्ध अगर एसडीएम कोर्ट में फैसले के लिए जाते हैं और ऐसा लगता है कि भाई इसमें किसान की गलती है, तो किसान से अगर वसूली का आदेश होगा तो सिर्फ उतना ही आदेश हो सकता है जितना आदान प्रदान करने के लिए करारकर्ता ने उसे दिया हो। अगर बीज उपलब्ध कराया है, पेस्टिसाइड उपलब्ध कराया है और कोई टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई है, तो कुल मिला के अगर 100 रुपए उसने उपलब्ध कराए तो 100 रुपए ही किसान के द्वारा दे होंगे। साथ ही एसडीएम कोर्ट भी किसान की भूमि के विरुद्ध इस पारित आदेश की जो राशि है
उसकी वसूली नहीं कर सकता। किसान की भूमि को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। किसान तय करेगा कि मैं अगली फसल पे दूंगा तो अगली फसल पर ही होगा। लेकिन व्यापारी अगर गड़बड़ करता है तो व्यापारी को 100% करार का पालन करना होगा और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। ये भी प्रावधान किया है। किसान पर किसी प्रकार का जुर्माना नहीं होगा। मूल्य आश्वासन का मायने ये कि जिस दिन करार होगा, ये करार बुआई से पहले होगा और बुआई के समय एक मिनिमम कीमत दोनों लोग मिलकर तय करेंगे। और दोनों लोग मिलकर, जैसे उदाहरण के लिए केला है तो एक मिनिमम मूल्य निकाला कि केला 10 रुपए किलो, तो करार में 10 रुपए किलो आएगा। ये 10 रुपए किलो का भुगतान ओला, पाला, इल्ली, बाढ़, प्राकृतिक आपदा कुछ भी आए, लेकिन करारकर्ता को मिनिमम मूल्य का भुगतान किसान को करना ही होगा। यह उसके लिए बाध्य है। और साथ ही यह भुगतान करेगा किसान को। लेकिन अगर फसल आई और फसल आने के बाद अगर प्रोविजन है, आप देखो, और उसके बाद अगर फसल आई और उसकी कीमत 20 रुपया किलो हो गई, तो करार करते समय इस बात का करार में उल्लेख किया जाएगा कि कीमत अगर दुगनी होगी तो इतना प्रतिशत किसान को और मिलेगा। यह प्रावधान भी उसमें किया गया है। तो किसान की संरक्षा दोनों एक्टों में की गई है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर मंडी परिधि के बाहर का जो प्रेमाइसेस है, चाहे वो किसान का घर हो, चाहे वो किसान का खेत हो, चाहे वो किसान का माल जहां रखा है वो वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज हो, अगर उस पर से खरीद की जा रही है तो उस पर कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। न राज्य सरकार टैक्स लगा सकती है, न केंद्र सरकार टैक्स लगा सकती है। ये खेती और किसानी से संबंधित विधेयक हैं। ये किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने वाले हैं, किसान की जिंदगी को बदलने वाले हैं, हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ाने वाले हैं, हिंदुस्तान के किसान को निर्यातक से जोड़ने वाले हैं, हिंदुस्तान के किसान को आगे बढ़ाने में योगदान देने वाले हैं। और इसी के साथ ही वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश कोरोना से कैसे लड़े किसान जारी रहेगा। हमारे देश में शाकाहार बड़े पैमाने पर किया जाता है। यही वजह है कि यहाँ सब्जियों की खपत काफी ज्यादा है। ताजा फल और सब्जी उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। यहाँ पाई जाने वाली अलग अलग तरह की जलवायु अलग अलग तरह की सब्जियां उगाने में मददगार हैं। फिलहाल देश भर के किसान हर साल करीब 18 करोड़ टन सब्जियां उगा रहे हैं। यही वजह है कि 2019-20 के दौरान 7,50,000 टन सब्जियों का निर्यात किया गया। निर्यात के इन आंकड़ों में प्याज शामिल नहीं है। बहुत सी सब्जियों की सीधी बिजाई नहीं होती, बल्कि पहले उनकी नर्सरी तैयार की जाती है, फिर उन्हें मुख्य खेत में रोपा जाता है। सब्जियों के पौधे काफी नाजुक होते हैं और उनकी नर्सरी को बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। देखभाल और उन्नत तरीके से खेती करने के लिए नई नई तकनीकें सामने आ रही हैं। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में सब्जियों की नर्सरी तैयार करने के लिए नालीदार जस्ती चादरों का उपयोग किया जा रहा है। कमाल की बात तो ये है कि इस तकनीक को किसी वैज्ञानिक ने नहीं, बल्कि एक किसान ने इजाद किया है। इजाद करने वाले किसान कामोदेबो सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी ये तकनीक सब्जी किसानों को नई राह दिखा रही है। ये ऐसी तकनीक है जिसमें बीज की बुआई के बाद नर्सरी की क्यारियों को ढकने के लिए टाट की जगह नालीदार जस्ती चादरों का इस्तेमाल किया जाता है। नालीदार जस्ती चादर क्यारी के तापमान को बढ़ा देती है, जिससे बीज जल्दी अंकुरित होकर निकल आते हैं।
चूंकि क्यारी ढकी होती है, इसलिए वाष्पन की समस्या नहीं हो पाती और मिट्टी में नमी बनी रहती है। जाहिर है, इससे पानी की बचत होगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस विधि में बीज अंकुरण तक सिंचाई करने की जरूरत नहीं है। एक बार जब बीज अंकुरित हो जाता है तो चादरों को हटाकर अगली नर्सरी के लिए रख दिया जाता है। टाट के मुकाबले जस्ते की चादरें ज्यादा टिकाऊ होती हैं और फसल लागत को भी कम कर देती हैं। इस विधि से उगी पौध ज्यादा गुणवत्ता वाली होती है। इसीलिए जो किसान ऐसी पौध तैयार नहीं कर पाते, वो दूसरे किसानों से पौध खरीद लेते हैं। इस तकनीक को अपनाने के बाद पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली के अलावा प्याज और टमाटर में अधिक लाभ दर्ज किया गया। 2018-19 के दौरान कामदेव सिंह ने छोटी सी जमीन से 5.25 लाख रुपए कमाए। बेहतर नतीजों के लिए नर्सरी क्यारियों को अच्छे से तैयार करना होगा। क्यारियों से खूंटी, ठूंठी या कोई दूसरी अवांछित वस्तु को हटाना होगा। इसके बाद गोबर की अच्छी खाद और नदी के तल की रेत डालें। बीज बोने के बाद क्यारियों में गोबर की कुछ खाद ऊपर से छिड़क दें और फिर रोज गेंद से पानी दें। इसके बाद इसे जस्ती चादरों से ढक दें। एक बात का और ध्यान रखें, बीज बोने से पहले नर्सरी की क्यारियों को अच्छी तरह समतल कर लें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान। आइए आपको बताते हैं कृषि और कोरोना से जुड़ी हुई कुछ और खास जानकारियां हमारे इस कार्यक्रम में। देखिए हमारी रिपोर्ट। जो भी हमारे प्रधानमंत्री ने योजना चलाई है, सम्मान निधि योजना है, फसल बीमा योजना है, बहुत अच्छी योजनाएं हैं और इससे किसान को बहुत फायदा होता है। इससे हमारे को टाइम पर बीज खाद की प्रॉब्लम नहीं होती और ये पैसा हमारे काम आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। ये योजनाएं सम्मान निधि में कुछ किसानों को तो मिलने लगी है, कुछ किसानों को अभी नहीं मिल रही है, जिसके लिए वो चल रहा है। काफ़ी किसान बचे हुए हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इस योजना से समय पर किसानों को खाद बीज की समस्या में बहुत फ़ायदा मिला है। और प्रधानमंत्री जी ने सिंचाई योजना चलाई है। सिंचाई योजनाएं बड़ी अच्छी है। उससे भी लोगों को पानी में, नहर में पहले पानी नहीं आता था, पानी आने लग गया है, जिससे कि पानी की समस्या खेती में थोड़ी दूर होती जा रही है। और टपक सिंचाई की जो योजना चलाई है, इससे भी बहुत फ़ायदा मिल रहा है। कम पानी में अच्छी सही फसलें हो रही हैं। जिस तरह की स्कीमें किसानों के लिए चली हुई हैं, उनका हम सभी फ़ायदा उठा रहे हैं। सोयल हेल्थ कार्ड का जो हम सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, ताकि हर बार ज़मीन की जांच से हमें अपनी फसलों के बारे में पता लगता रहता है कि किस तरह का खाद और पानी का उसमें इस्तेमाल किया जाए, ताकि उसी तरह की फसल में हम फ़ायदा उठा सकें। और हमारे क्षेत्र में जैविक खेती की अब शुरुआत लगभग कुछ किसान करने लगे हैं, उसका फ़ायदा भी हम उठा रहे हैं। जिस तरह से रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ताकि हमारे खुद के स्वास्थ्य के लिए या जो हम पैदा कर रहे हैं वो भी लोगों को अच्छा मिले। तो वर्मी कंपोस्ट या जीवामृत के द्वारा खेती में भी हम उसका फ़ायदा सरकार की तरफ से चलाई कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह निर्देशों से हम उसका पूरा फ़ायदा अपने क्षेत्र में उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश और दुनिया किसानों सब के लिए इतना अच्छा काम किया है। एक तो गरीबी का कारण बना रहे हैं और कितने दिन से फ्री राशन गरीब मजदूर महिलाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ कर रखी है। और गांव में किसानों के लिए मिट्टी पानी की जांच फ्री और स्वयं सहायता समूह बनवा दिए गांव-गांव में कि महिलाएं अपना कुछ काम कर सके, पैसे के विषय नहीं रह सके, किसी के भी विषय नहीं रहे, महिलाएं खुद अपनी जागरूकता और अपना काम चलाएं। और प्रधानमंत्री योजनाएं चलाकर गरीबों को बहुत ही फ़ायदा दे रखा है। अब महिलाएं भी किसी के कम नहीं अपना काम अच्छे से कर सकती हैं। आज किसानों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि 70 साल हो गए भारत की आज़ादी हुए, 75 साल होने को आए और किसान को ये स्वतंत्रता नहीं थी कि वो अपने मंडी से बाहर अपने उत्पादन को बेच सके। एक माचिस बनाने वाला वो देश के किसी भी कोने के अंदर अपनी माचिस को बेच सकता है, साबुन बनाने वाला बेच सकता है, अन्य उत्पादन बनाने वाला बेच सकता है।
लेकिन मेरे देश का अन्नदाता, धरती पुत्र किसान अपने उत्पादन को अपने नज़दीक की मंडी के अलावा वो कहीं दूसरे को नहीं बेच सकता था, जहाँ सिर्फ जो वहाँ के ट्रेडर होते थे, जो वहाँ के आड़ती होते थे, उनके द्वारा ही उनको ख़रीदना होता था, उनको ही बेच सकता था। तो उसको इससे आज़ादी मिली अब, और इसका किसानों को निश्चित रूप से लाभ होगा और वो अपने उत्पादन को इस कहीं पर भी बेच सकेगा। और ये एक बहुत ही खुशी का विषय है किसानों के लिए कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन होगा, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और APMC एक्ट दोनों आ रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये एक कंपटीशन भी होगा, क्योंकि जो मंडी एक्ट है उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि ये राज्य सरकार का मंडी एक्ट है। मंडी के अंदर मंडी के ट्रेड होगा और मंडी के बाहर जो ट्रेड होगा वो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, मंडी टैक्स से मुक्त होगा। तो ये एक कानून लाया जा रहा है जिससे कि आने वाले समय में किसान अपने उत्पादन को देश के किसी भी कोने के अंदर वो बेच सकेगा और बाहर से कोई भी ट्रेडर है वो आकर उनके उत्पादन को खरीद पाएगा। तो ये एक, तो ये दूसरा जो बिल आ रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसके अंदर भी किसान के लिए ये सिक्योर होगा कि एक गारंटी होगी कि उसके उत्पादन को फसल कटने के बाद उसको बेच सकेगा और एक रेट निर्धारित जो होगी उसको उसकी ये गारंटी होगी कि इस रेट के अंदर वो बेच पाएगा। तो इसके लिए ये कानून आया है और इसमें किसान के लिए ये गारंटी होगी कि उसका उत्पादन बेचने के बाद जिस रेट के अंदर वो तय किया उसी में बेच पाएगा। और अगर रेट अधिक हो जाती है, अगर मान लो उस समय, तो किसान है वो स्वतंत्र है कि वो किसी अन्य को भी बेच सकेगा। लेकिन अगर जो रेट कॉन्ट्रैक्ट उसने किया है उसके अंदर अगर रेट डाउन हो जाता है तो उसके अंदर व्यापारी को जो रेट निर्धारित किए उसके अंदर ख़रीदना होगा। तो ये इसमें कानून भी बनाया गया है जिसमें उनको SDM के पास में अगर कोई ट्रेडर है अगर वो उसके लिए आनाकानी करता है तो उसको SDM के पास में 30 दिन की सुनवाई का टाइम है और उसके बाद में वो सुनवाई अपील के लिए कलेक्टर के पास में जा सकता है और 30 दिन में उसका फैसला होगा। अभी समय एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखेंगे कोरोना पर कैसे लड़े किसान। आप बने रहें हमारे साथ। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे DD किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान। आइए आपको बताते हैं कृषि और कोरोना से जुड़ी हुई कुछ और खास जानकारियां हमारे इस कार्यक्रम में। देखिए हमारी रिपोर्ट। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने आज कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान पूरे भारत में प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम कल्याण और रोजगार सहित केंद्र सरकार द्वारा कई अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। इनकी विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, श्रम समवर्ती सूची में है और इसलिए केंद्र और राज्य सरकारें दोनों इस मुद्दे पर नियम बना सकती हैं। इसके अलावा प्रवासी श्रम अधिनियम सहित अधिकांश केंद्रीय श्रम अधिनियमों को राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से लागू किया जा रहा है। प्रवासी श्रम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण और उनके डेटा को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तैयार किया जाना है। हालांकि कोविड-19 के अभूतपूर्व परिदृश्य में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने उन सभी प्रवासी श्रमिकों के डेटा को एकत्र करने के लिए पहल की है जो लॉकडाउन के दौरान अपने गृह राज्यों में जा रहे थे।
विभिन्न राज्य सरकारों से एकत्रित जानकारी के आधार पर लगभग 1 करोड़ प्रवासी श्रमिक कोविड-19 के दौरान अपने मूल राज्यों में लौट गए हैं। श्रम मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न पहलें की गई हैं। लॉकडाउन के तुरंत बाद श्रम और रोजगार मंत्रालय से सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए गए थे कि वे भवन निर्माण और अन्य निर्माण श्रमिक उपकर निधि से निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करें। विभिन्न राज्यों द्वारा पोषित की जा रही भवन निर्माण और अन्य निर्माण श्रमिक उपकर निधि से 5,000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान किए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों की शिकायतों के समाधान के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने पूरे देश में 20 नियंत्रित कक्ष स्थापित किए थे। लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों की 15,000 से अधिक शिकायतों को इन नियंत्रण कक्षों के माध्यम से हल किया गया था और श्रम और रोजगार मंत्रालय के हस्तक्षेप के कारण 2 लाख से अधिक श्रमिकों को लगभग 295 करोड़ रुपए की धनराशि का भुगतान किया गया। लॉकडाउन के बाद 1.7 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज के साथ देश के गरीब, जरूरतमंद और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुभ आरंभ किया गया। इस पैकेज के तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलोग्राम गेहूं और चावल के साथ 1 किलोग्राम दालें उपलब्ध कराई गई हैं। सभी लाभार्थियों को ये निःशुल्क खाद्यान्न अब नवंबर 2020 तक प्रदान किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि इस महामारी और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान कोई भी बिना भोजन के ना रहे। मनरेगा के तहत प्रतिदिन की मजदूरी 182 रुपए से 202 रुपए तक बढ़ाई गई। सरकार ने कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों के लिए बुनियादी स्तर पर रसद, क्षमता निर्माण, शासन और प्रशासनिक सुधारों को मजबूत करने के उपायों की भी घोषणा की है। श्री गंगवार ने बताया कि 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों को अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए 10,000 रुपए तक के आनुषंगिक निःशुल्क कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा देने के लिए स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया गया है। अपने गृह राज्य में लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान को मिशन स्तर पर 116 जिलों में शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत इन प्रवासी श्रमिकों की भागीदारी से ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी तरह से प्रवासी श्रमिकों को रोजगार की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रवासी श्रमिकों को परिवहन मंत्रालय द्वारा सड़क, राजमार्ग आदि के निर्माण से जुड़ी कई परियोजनाओं में शामिल करते हुए इनकी शुरुआत की गई है। आत्मनिर्भर भारत के तहत खासतौर पर प्रवासी श्रमिकों, असंगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए 20 लाख करोड़ का वित्तीय पैकेज की घोषणा की गई है। इसमें इन सभी क्षेत्रों के लिए पहल को वरीयता दी गई है। इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे किसान सभी बातों का ध्यान रखेंगे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे और संक्रमण से बचने के सभी तरीकों को जरूर इस्तेमाल में लाएंगे। दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।